हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज इस वीडियो में हम प्रोज के थर्ड लेसन जिसका टाइटल है टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग, जिसके हम सेकंड पार्ट जिसका टाइटल है द ब्लैक एरोप्लेन, जिसको लिखा है फ्रेडरिक फॉरसाइथ ने। इसका हिंदी समरी हम इस लेसन में, इस वीडियो में हम देखेंगे और साथ ही साथ जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस लेसन में हैं उसका हिंदी अनुवाद भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसकी समरी को। मुझे उम्मीद है कि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे। चाँद पूर्व से मेरे पीछे उग रहा था और तारे आकाश में मेरे ऊपर चमक रहे थे। आकाश में एक भी बादल नहीं था। मैं सोते हुए देहाती इलाके से काफ़ी ऊपर होने पर प्रसन्न था। मैं अपना पुराना डेकोटा जहाज़ फ्रांस के ऊपर वापस इंग्लैंड को जाता हुआ उड़ा रहा था। मैं अपनी छुट्टी का सपना देख रहा था और अपने परिवार से मिलने का इंतज़ार कर रहा था। मैंने अपनी घड़ी को देखा, सुबह के 1:30 हो रहे थे। मुझे शीघ्र ही पेरिस के कंट्रोल से बात करनी थी। मैंने सोचा, जब मैंने जहाज़ के नाक से परे नीचे को देखा तो मैंने अपने सामने एक बड़े शहर की रोशनियां देखीं। मैंने रेडियो चालू कर दिया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डेकोटा DS 088 यहाँ। क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ, ओवर। रेडियो में से आवाज़ ने फ़ौरन मुझे उत्तर दिया, DS 088, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। अब तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम में मुड़ जाना चाहिए। DS 088, ओवर। मैंने नक्शे एवं दिशा सूचक यंत्र की जांच की और अपने दूसरे और आखिरी ईंधन के टैंक को चालू किया और अपना डेकोटा को 12 डिग्री पश्चिम में इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया। मैं नाश्ते के समय पहुंच जाऊंगा, मैंने सोचा। एक बड़ा अच्छा अंग्रेज़ी नाश्ता। हर काम ठीक हो रहा था। ये एक आसान उड़ान थी। जब मैंने बादल देखे तो पेरिस 150 किलोमीटर मेरे पीछे था। तूफ़ानी बादल, वे बहुत बड़े थे। वे मेरे सामने आकाश में खड़े काले पहाड़ लगते थे। मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से जहाज़ को नहीं उड़ा सकता था और मेरे पास इतना ईंधन नहीं था कि मैं उत्तर या दक्षिण में उनके गिर्द से जहाज़ को ले जाऊं। मुझे वापस पेरिस चला जाना चाहिए, मैंने सोचा। मगर मैं घर जाना चाहता था। मैं नाश्ता करना चाहता था। मैं ख़तरा मोल लूँगा, मैंने सोचा और पुराने डेकोटा को सीधे तूफ़ान में डाल दिया। बादलों के अंदर हर एक चीज़ अचानक काली हो गई। जहाज़ के बाहर की किसी भी चीज़ को देखना असंभव था। पुराना जहाज़ हवा में उछला और बल खाने लगा। मैंने दिशा सूचक यंत्र को देखा। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। दिशा सूचक गोल गोल घूमे जा रहा था। ये बंद हो गया था। ये काम नहीं कर रहा था। बाकी के यंत्र भी अचानक ठप हो गए। मैंने रेडियो चालू करने का प्रयत्न किया। पेरिस कंट्रोल, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? कोई उत्तर नहीं मिला। रेडियो भी ठप हो गया था। मेरा रेडियो और दिशा सूचक यंत्र ठप हो गए थे और मैं देख नहीं सकता था कि मैं कहाँ था। मैं तूफ़ान में खो गया था। अब काले बादलों में मेरे बहुत नज़दीक मैंने एक अन्य जहाज़ को देखा। उसके पंखों पर कोई रोशनी नहीं थी, मगर मैं तूफ़ान के बीच में इसे अपने नज़दीक उड़ता हुआ देख सकता था। मैं अन्य व्यक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने एक हाथ उठाया और उसे हिलाया। मेरे पीछे आओ, वह कह रहा था, मेरे पीछे आओ। वह जानता था कि मैं भटक गया हूँ, मैंने सोचा। वह मेरी सहायता करने का प्रयत्न कर रहा था। उसने अपना जहाज़ धीरे से मेरे डकोटा के सामने उत्तर की तरफ मोड़ लिया ताकि मेरे लिए उसका पीछा करना आसान हो जाए। मुझे एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस अजीब जहाज़ के पीछे पीछे जाने में बड़ी प्रसन्नता हुई। आधे घंटे के बाद ये अजीब काला हवाई जहाज़ अभी भी मेरे सामने बादलों में था। अब डकोटा के आखिरी ईंधन के टैंक में केवल 5 या 10 मिनट तक उड़ने के लिए ईंधन था। मैंने फिर से डरा हुआ महसूस किया, मगर
तब उसने नीचे जाना आरंभ कर दिया और मैंने तूफ़ान के अंदर से उसका पीछा किया। अचानक मैं बादलों से निकल आया और मैंने अपने सामने रोशनी की 2 लंबी कतारें देखी। ये हवाई पट्टी थी, हवाई अड्डा। मैं काले हवाई जहाज़ वाले अपने मित्र को देखने मुड़ा, मगर आकाश खाली था, वहाँ कुछ भी नहीं था। काला हवाई जहाज़ जा चुका था, मुझे वह कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने जहाज़ को नीचे उतारा और मुझे नियंत्रण मीनार के पास पुराने डाकोटा से उतरकर जाने का अफ़सोस नहीं था। मैं नियंत्रण केंद्र में गया और एक स्त्री से पूछा कि मैं कहाँ था और दूसरा पायलट कौन था। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता था। मैंने जहाज़ को नीचे उतारा और नियंत्रण मीनार के पास पुराने डकोटा से उतरकर जाने का अफ़सोस नहीं था। मैं नियंत्रण केंद्र में गया और एक स्त्री से पूछा कि मैं कहाँ था, वह दूसरा पायलट कौन था। मैं उसका धन्यवाद करना चाहता था। उसने मेरी तरफ अजीब ढंग से देखा और फिर हंसने लगी। अन्य हवाई जहाज़? वहाँ ऊपर तूफ़ान में? आज रात कोई अन्य जहाज़ नहीं उड़ रहे थे। रडार पर न केवल तुम्हारा जहाज़ देख सकती थी, रडार पर मैं केवल तुम्हारा जहाज़ देख सकती थी। तो वहाँ पर बिना दिशा सूचक यंत्र या रेडियो और मेरे टैंकों में अधिक ईंधन के बिना वहाँ सुरक्षित पहुँचने में मेरी सहायता करने किसने की? तूफ़ान में बिना रोशनियों के उड़ता हुआ उस अजीब काले जहाज़ पर पायलट कौन था? प्यारे बच्चों, मैं अभी आपके सामने इस लेसन का हिंदी सारांश प्रस्तुत कर रहा था। अब इस लेसन में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं आपके सामने उनका हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ। लुकिंग फॉरवर्ड टू का अर्थ होता है उत्सुकता से इंतज़ार करना। इमीडिएटली या इमीडिएटली का अर्थ होता है तुरंत, एकदम। कंपास का अर्थ होता है दिशा सूचक यंत्र। ह्यूज का अर्थ होता है बड़े, विशाल। रिस्क का अर्थ होता है डेंजर, खतरा। फ्राइटेंड का अर्थ होता है भयभीत अर्थात टेरिफाइड। रनवे का अर्थ होता है हवाई अड्डे की पट्टी। स्ट्रेंजली का अर्थ होता है अजीब ढंग से। और अराइव का अर्थ होता है पहुंचना। कंट्री साइड का अर्थ होता है ग्रामीण क्षेत्र। फॉलोड का अर्थ होता है पीछा करना। ग्लेड का अर्थ होता है हैप्पी, जिसे हम प्रसन्न बोलते हैं। वेव्ड का अर्थ होता है हिलाना। यहाँ पर हैंड वेव का अर्थ में यूज़ हुआ है, तो कहा है हाथ हिलाया था उसने। और उसके बाद फॉलो का अर्थ होता है पीछा करना। ओबीडेंट का अर्थ होता है आज्ञाकारी। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है ये लेसन आपको पूरा समझ आ जाएगा। जो मेन पॉइंट्स हैं आप लिख लेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।